हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सरवाइव मूवी को जो 2024 में आई थी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और यूनिक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट और टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक फैमिली को, जिसमें है टॉम, उसकी वाइफ जूलिया, इनके बच्चे केसी और बेन। ये लोग समुद्र में एक बोट ट्रिप में निकले हैं क्योंकि आज बेन का 13वां जन्मदिन है। बस उसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी जूलिया स्विमिंग करने के लिए समुद्र में कूद जाती है और आराम से स्विमिंग करने लगती है। जूलिया समुद्र में चिल कर ही रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि बोट उससे काफी दूर चला गया है। बोट तक तैर कर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो जूलिया चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी, जो उसी के साइड में होती है, वो कुछ सुन नहीं पाती क्योंकि वो हेडफोन में गाने सुनने में मगन होती है, जिसकी वजह से जूलिया को लगने लगता है कि उसकी जल समाधि आज वहीं बनेगी। पर किस्मत से टॉम को, जो बेन को फिशिंग सिखा रहा होता है, उसे जूलिया की आवाज़ सुनाई दे जाती है और तुरंत बोट मोड़कर जूलिया के पास ले जाता है और जूलिया को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। फिर कैसी उन्हें पीछे की तरफ बुलाकर ऊपर बोट में चढ़ा लेती है। उसके बाद रात हो जाती है। ये लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और टॉम बेन को मैकबुक गिफ्ट करता है। कितना अच्छा बाप है। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड एडम का वीडियो कॉल आता है। कैसी उससे बात करने लगती है और हम देख पाते हैं उसके पीछे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी अचानक से सिग्नल चला जाता है और कॉल एंड हो जाता है। उसके बाद वेल का एक ग्रुप उनके बोट के पास आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। टॉम बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेल्स को अट्रैक्ट करती है, पर तूफान में कई बार चीजें बदल जाती हैं और जिसके वजह से वेल्स किनारे की ओर चली जाती है। तभी एक बड़ी सी वेल बोट से टकरा जाती है, जिसके नुकसान का जायजा लेने टॉम पानी में चला जाता है। और जब वो बाहर आता है तो उसके कंधे में चोट होती है। उसने नीचे पानी में कुछ बड़ा सा जीव देखा, जिसकी वजह से टॉम बोट के प्रोपेलर से टकरा गया और बोट के शाफ्ट और प्रोपेलर भी टूट चुके थे। मतलब ये अब आगे नहीं जा सकते। जूलिया टॉम के चोट में टाँके लगा देती है। उसके बाद कैसी मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगती है और जूलिया रेडियो में मदद मांगने लगती है, पर न तो मोबाइल में नेटवर्क होता है और न ही मदद। तभी आसमान से मेटेराइट्स गिरने लगते हैं और एक उनके पास ही गिरता है, जिसकी वजह से टॉम को बोट चालू करके वहां से दूर जाना पड़ता है। तभी उनकी नजर मेटेराइट्स के अवशेषों पर पड़ती है, जिसे देखकर ये चौंक जाते हैं क्योंकि ये सब मेटेराइट्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स होते हैं। इसी वजह से मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा होता क्योंकि सारे सैटेलाइट्स नीचे ही धरती पर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कम्युनिकेशन ठप पड़ चुकी है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आगे पता चलेगा। तभी बेन की नज़र बोट के इंजन एरिया पर पड़ती है, जहाँ से धुआं आ रहा होता है। टॉम इंजन चेक करता है, जिससे पता चलता है कि बोट का इंजन खराब हो चुका है और ये सब बीच समुद्र में फंस चुके हैं। उसके बाद टॉम और उसकी फैमिली अंदर जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। तभी बेन नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और समुद्र के लहरें तेज होने लगती है और अचानक से सबको कुछ होने लगता है। जूलिया के नाक से खून आने लगता है, कैसी उल्टी करने लगती है और सबको कुछ तेज ध्वनि सुनाई देने लगती है और सब उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है और ये बोट के बाहर जाकर देखते हैं तो ये खुद को एक विशाल रेगिस्तान जैसी जगह में पाते हैं, जिसे देखकर ये खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ये समुद्र से यहाँ कैसे पहुँच गए और समुद्र कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा। फिर टॉम कंपास से डायरेक्शन चेक करने लगता है, पर कंपास में भी एक दिक्कत थी। कंपास नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ दिखा रहा होता है, यानी कि इस मूवी में पोलर एक्सचेंज हो चुका है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी जमीनी एरिया में शिफ्ट हो गया है और रात में सैटेलाइट भी इसी वजह से पृथ्वी की ओर आकर टकरा गए। टॉम के हिसाब से ऐसा इवेंट अब से 7 लाख साल पहले हुआ था। समुद्र के शिफ्ट होने से जमीन में रहने वाले सारे इंसान मारे जा चुके हैं, कैसी के बॉयफ्रेंड भी, जिसे सुनकर कैसी को काफी दुख होता है। मतलब अब गिने चुने लोग ही बचे हुए हैं। अब बेन अपना दिमाग लगा के बहुत सारा गुब्बारा फुला के ऊपर बांध देता है ताकि कोई जिंदा हो तो वो इसे देखकर उन तक पहुंच सके। टॉम रेडियो को कुछ बैटरीज से अटैच करता है, जिससे वो चलने लगता है और मदद मांगने के लिए कांटेक्ट करने लगता है और उसका कांटेक्ट नाव नाम के एक व्यक्ति से होता है, जिसके पास एक छोटा सा समरसिबल होता है। अब जिसे समरसिबल का मतलब नहीं पता, उसे बता दूं कि ये एक छोटी सबमरीन होती है जिसका यूज डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाता है। मतलब कि नाव एक साइंटिस्ट है। नाव से बात करने पे पता चलता है कि पोल दोबारा रिवर्स होंगे उसके हिसाब से अगले 7 दिनों में। मतलब समुद्र दोबारा अपनी जगह में आ जाएगा। नाव सबको ऊंची जगह में जाने को बोलता है, पर टॉम पूछता है कि उसके समरसिबल में कितने लोग आ सकते हैं। नाव बताता है कि 3 लोग। उसका साथी मर चुका है तो 2 लोगों की जगह खाली है। अब टॉम उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनके बच्चों को अंदर बिठा ले और नाव थोड़ा सोचने के बाद अपनी लोकेशन बता देता है। नाव उनसे 3 दिनों की दूरी पर होता है, जिसे उन्हें पैदल ही पार करना पड़ेगा और उसके बाद ही टॉम और जूलिया नहीं बचेंगे।
उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। कितना दर्दनाक एहसास है। अब दूसरी सुबह टॉम को एक स्ट्रेंजर अपनी ओर आता दिखता है जिसके पास एक कुत्ता होता है। लगता है बेन का बलून उसे दिख गया। उसे देखकर टॉम उसके पास चला जाता है और स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करता है। उसे पानी ऑफर करता है। स्ट्रेंजर पानी पी लेता है, फिर टॉम पर उसी बोतल से उसके सिर पर मारता है जिसकी वजह से टॉम नीचे गिर जाता है। उसके बाद अपने बनाए हुए भाले से टॉम के पेट और गला चीर डालता है और टॉम वही मारा जाता है। अपोकलिप्स में सर्वाइवल का एक ही नियम होता है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ऐसी स्थिति में इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है। यहाँ इतना सब हो गया पर इनके बच्चों को अभी तक कुछ पता भी नहीं क्योंकि वो अपनी दुनिया में मग्न है। कैसी ऐसी सिचुएशन में भी हेडफोन में गाने सुन रही थी, जबकि उसी हेडफोन के चलते उसकी माँ भी मरते मरते बची थी। खैर, टॉम को मारने के बाद स्ट्रेंजर जूलिया के पीछे पड़ जाता है। जूलिया को अपना भाला फेंक कर मारता है जो उसके कंधे को छूकर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका कंधा चोटिल हो जाता है। बहुत मुश्किल से जूलिया बोट पर चढ़ती है और कैसी अभी भी गाने सुन रही होती है, पर जूलिया की आवाज लगाने से कैसी और बेन सुन लेते हैं और उसके पास आ जाते हैं और सबसे पहले उनकी नज़र उनके पिता की लाश पर पड़ती है। पर कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले जूलिया सबको बोट के अंदर लॉक कर लेती है और केसी और बेन को एक लकड़ी के बक्से में छुपा देती है। तब तक स्ट्रेंजर बोट के दरवाजे तक पहुंच चुका होता है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जूलिया केसी को फ्लेयर गन दे देती है और इमरजेंसी में चलाने को बोलती है और खुद एक चाकू लेकर बोट के नीचे बाथरूम में छिप जाती है। तब तक स्ट्रेंजर भी दरवाजा खोल चुका था। बाथरूम में जूलिया सबसे पहले अपने कंधे का मलहम पट्टी करती है। स्ट्रेंजर अंदर आकर सबसे पहले खाना खाने लगता है, जहाँ पर दीवार में इनकी फैमिली फोटो चिपकी होती है, जिसे देखकर स्ट्रेंजर को भी आइडिया हो जाता है कि ये कितने लोग हैं और सबको ढूंढने लगता है और नीचे जाने लगता है जहाँ जूलिया चाकू लेकर उसका वेट कर रही होती है। पर जैसे ही स्ट्रेंजर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसे जूलिया नहीं मिलती। बोट में हुए छेद से बोट से बाहर चली जाती है। तभी उसे स्ट्रेंजर का कुत्ता मिल जाता है। कुत्ता उस पर भौंकने लगता है और हमला भी कर देता है, लेकिन जूलिया उसे चाकू से मार देती है। कुत्ते की आवाज सुन स्ट्रेंजर भी बाहर आता है और उसे अपना कुत्ता मरा मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। जूलिया दोबारा बोट पर चढ़ जाती है और बोट के अंदर चली जाती है, पर उसे स्ट्रेंजर मिल जाता है जो उसे मारने लगता है और इसके बच्चे उसे मार खाता देख रहे होते हैं। पर जब स्ट्रेंजर जूलिया का गला दबाकर लगभग मारने के कगार पर होता है, तभी कैसी बाहर आकर स्ट्रेंजर पर फ्लेयर गन चला देती है और जूलिया बच जाती है। पर बोट में आग लग जाता है, पर स्ट्रेंजर अभी भी जिंदा होता है। जूलिया बच्चों को बाहर भेजकर खुद मैप और बैग को लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे मैप और बैग मिलता है। उसके बाद ये टॉम के बॉडी के पास जाकर रोने लगते हैं। पूरी मूवी में ये सब टॉम के ही भरोसे थे। हर मुश्किल का रास्ता टॉम ही निकालता था, पर उसके मर जाने पर अब ये सब असहाय हो चुके हैं। तभी स्ट्रेंजर बोट से बाहर आने लगता है, जिसे देखकर ये भी वहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते भागते ये लोग थक कर एक जगह पर रुकते हैं और पानी पीने लगते हैं। तभी कैसी बोलती है कि उस स्ट्रेंजर ने उस बलून के जरिए हमें ढूंढा। ये सुनकर बेन और गिल्ट में डूब जाता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर स्ट्रेंजर अभी भी उनके पीछे लगा होता है। अब एक जगह बेन एक मरे हुए शार्क को देख रहा होता है। तभी जूलिया की नज़र स्ट्रेंजर पर पड़ती है। उसे देखकर ये लोग वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। रास्ते में इन्हें समुद्री जीव मरे पड़े मिलते हैं, जैसे वेल, शार्क और हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा भी। बेन काफी डिहाइड्रेट हो गया था, तो जूलिया उसे पानी पिलाने के लिए बोतल निकालती है, पर बोतल में पानी बहुत कम होता है क्योंकि कैसी ने जब पानी पिया था तब उसने बोतल का ढक्कन लगाना भूल गई थी, जिससे सारा पानी गिर गया। जब जूलिया ने उससे इस बारे में बात की तो कैसी उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगी। एक तो इसने गलती की और ऊपर से जो इसे जिंदा रखने के लिए अपना ही सेक्रीफाइस करने वाली है उसी पे चिल्ला रही है। इस मूवी में कैसी एक गैर जिम्मेदार लड़की है। खैर, ये सब छोड़कर ये लोग एक क्रैश प्लेन के पास पहुंचते हैं। थोड़ी मेहनत करके ये प्लेन के अंदर चले जाते हैं और रात वही बिताने की तैयारी करने लगते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तभी कैसी की आंख खुल जाती है और वो प्लेन से बाहर पेशाब करने जाती है। तभी अचानक से स्ट्रेंजर उस पर हमला करने आता है, पर जूलिया पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर देती है और लगातार चाकू मारने लगती है, जिससे स्ट्रेंजर वहीं मर जाता है। पर फिर भी जूलिया रुक नहीं रही होती, पर कैसी के समझाने से जूलिया शांत हो जाती है। जब सुबह होती है और ये लोग दोबारा उस स्ट्रेंजर के लाश के पास जाते हैं, जिससे किसी ने चीर फाड़ कर खाने की कोशिश की होती है। मतलब यहाँ इस स्ट्रेंजर से भी खतरनाक चीजें हैं। उसे वहीं छोड़कर ये आगे बढ़ जाते हैं
उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लाश में से केकड़े बाहर आ रहे हैं। अब बेन बहुत ही डिहाइड्रेट हो गया था, जिसकी वजह से बेन खड्डों में ठहरे पानी को पीने लगता है, पर उसकी माँ और केसी उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो समुद्र का ही पानी है जिसे पीने से बेन मर भी सकता है। प्यास से बेन की हालत खराब होने लगती है। अब ये लोग एक जगह जहाँ पर प्लास्टिक की चेयर टाइप कुछ चीजें होती है उसे ही घेर कर रहने लायक ठिकाना बना लेते हैं ताकि रात बिताई जा सके, और बेन को एक इंजेक्शन भी लगा देती है। मुझे नहीं पता किस चीज का इंजेक्शन है। उसके बाद वो सो जाते हैं, पर रात में अचानक जूलिया की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे कुछ सुनाई दिया था। बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जिसकी वजह से वो बेन और केसी को वहां से उठाती है और भागने लगती है। और भागते भागते एक कार्गो शिप तक पहुंचते हैं जहां पर 3 लोग होते हैं। वो भी खतरे को देखकर कंटेनर में छिप जाते हैं, लेकिन जूलिया और उसके बच्चों को बाहर ही छोड़ देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस खतरे को, जो कि बड़े साइज के केकड़े होते हैं। अब बचने का कोई चारा ना पाकर ये लोग कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर एक केकड़ा जूलिया के पैर को काट लेता है, पर फिर भी वो चढ़ जाती है। कंटेनर में एक छेद के जरिए केकड़े कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। अंदर के लोग केकड़ों पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर केकड़ों की संख्या ज्यादा होती है जिस वजह से वो लोग मारे जाते हैं। अब जूलिया अपने पैर में कपड़ा बांध लेती है, उसके बाद बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसे होश आती है तो वो अकेले ही कंटेनर में होती है। उठते ही वो केसी और बेन को ढूंढने लगती है। तभी जूलिया एक लाश से उसका गन और गोलियां उठा लेती है और तूफान भी आने लगता है, पर थोड़ी ही दूर में उसे केसी और बेन मिल जाता है जो बस मदद खोजने गए थे। जूलिया एक कंटेनर के अंदर बैठ के अपने पैर के जख्म में गोलियों के बारूद को डालकर उस पर आग लगा देती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि पैर पर कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो, और वो एक डॉक्टर भी है तो मेडिकल की नॉलेज है इसको। शिप के पलटे हुए कंटेनरों में एक कंटेनर पानी की बोतल वाली है। उसमें से पहले जी भर के पानी पीते हैं और कुछ बोतलें अपने पास रख लेते हैं। अब इनका पानी की समस्या भी खत्म समझो। थोड़ी और एक्सप्लोर करने पर जूलिया को एक रेडियो भी मिल जाती है, जिससे जूलिया नाव को कांटेक्ट करने लगती है। नाव भी काफी जख्मी होता है क्योंकि उन केकड़ों ने उस पर भी हमला किया होता है। नाव जूलिया को कहता है कि पानी अपने टाइम से पहले वापस आ रहा है, तकरीबन कुछ घंटे में, मतलब जूलिया को जल्दी करनी होगी। पर जूलिया को नाव का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होता। तभी नाव आसमान में फ्लेयर चला देता है और जूलिया को ऊपर देखने को बोलता है। जूलिया को फ्लेयर नजर आ जाती है और वो उसी तरफ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने पर उन्हें समरसीबल भी नजर आ जाती है। चलते चलते ये एक पत्थरों की गलियों जैसी जगह में पहुंच जाते हैं, पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जिस वजह से जूलिया पत्थर के ढेर के एक तरफ और उसके बच्चे दूसरी तरफ हो जाते हैं। अब जूलिया का दूसरी तरफ जाना मुश्किल होता है। जूलिया अपने बच्चों को वहाँ से जाने को बोल देती है, जिस वजह से कैसी बेन को लेकर समरसीबल के पास चली जाती है और नाव को पुकारने लगती है। पर जब नाव वहां आता है तो उसे देखकर कैसी और बेन हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाव खून से लथपथ और जख्मी होता है, और वो कैसी से बोलता है तुम अंदर बैठ जाओ क्योंकि वो अब मरने वाला है। ये सुनकर कैसी जूलिया को लेने चली जाती है। तब तक जूलिया के पास वो केकड़े पहुंच चुके होते हैं, पर जूलिया केकड़ों को गन से मार रही होती है, पर कब तक, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और गोलियां कम। तभी वहाँ कैसी आ जाती है और जूलिया को वहाँ से निकाल लेती है। वे सबमर्सिबल पर चले जाते हैं, लेकिन इनके पीछे वो केकड़े भी चले जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से इनके पीछे लग जाते हैं। बेन उन पर गोलियां चला रहा होता है, पर केकड़े रुक नहीं रहे होते, पर बहुत मुश्किल से ये सब समरसीबल के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। पर केकड़े समरसीबल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी पानी वापस आ जाता है और ये सब सीट में बैठकर अपना सीट बेल्ट लगा लेते हैं। फिर इनसे पानी टकरा जाती है, जिसकी वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है और समरसीबल से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि ये किनारे पर पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब अब पूरी दुनिया में शायद ये ही बचे होंगे, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग और यूनिक था। जिस पोलर एक्सचेंज के बारे में कभी पढ़ा था उसे इसने मूवी बना दिया। पर ये मूवी शुरू में हमें बांधे हुए रखती है। हमें लगता है कि ये एक समुद्र में घूम जाने वाली कोई मूवी होगी, फिर लगता है कि स्ट्रेंजर ही विलन होगा, पर वो तो पहले ही मर जाता है। और टॉम जिसके सहारे ये सब जिंदा थे उसे भी मूवी के स्टार्ट में ही मार डाला। कहने का मतलब है कि मूवी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं।